ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक का समापन में उनकी जो एक रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, जो उन्होंने अपने साधर्मी भाई को उनकी चिट्ठी के जवाब में लिखा था, जो स्वयं अपने आप में एक स्वाध्याय बन गया। उसके माध्यम से उन्होंने जो जो शंकाएं जनरली लोगों को होती हैं, उस शंकाओं का निवारण किया। तो जैसा कि उनके वो मित्र ने जो लिखा था कि वो सम्यक दर्शन जो है क्या प्रत्यक्ष और परोक्ष दो तरह का होता है, व्यवहार सम्यक परोक्ष होता है क्या, निश्चय सम्यक प्रत्यक्ष होता है क्या, तो उसका उन्होंने उत्तर कल दिया था कि ऐसा प्रत्यक्ष परोक्ष उनमें नहीं होता। असम्यक दर्शन के निश्चय सम्यक दर्शन के तीन भेद जरूर होते हैं, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक। तो ये अपन वहां से फिर से पढ़ेंगे। देखो ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है कि अभी अपन जो है इसके बाद में पंचास्ती का थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, थोड़ा मुश्किल है वो विषय। और अभी अपना जिस रूप से अपना जो माइंड सेट हुआ है, उसके हिसाब से समय सार पढ़ने का उस समय आ गया। तो हम लोग सब समय सार पढ़ेंगे। मैंने उनसे बहन जी से भी बात किया था, उन्होंने भी यही सुझाव दिया। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो समय सार का एक फोटो मैंने डाला है, उसको देख करके उसकी पीडीएफ जिसको मिल जाए तो वो जरा ले लें। तो परसों से मोस्ट प्रोबेबली अपन शुरू करेंगे। बहुत अद्भुत है, मतलब समय सार पढ़ने को मिल जाए, उसका जो है उसमें बड़े अंतराय आते हैं। जैसे हमारे मुखमार प्रकाशक को पढ़ने में अंतराय आए, उसी प्रकार से समय सार में भी आते हैं। तो एक बार अगर हमारा चालू हो गया तो वो अटूट रूप से चलता रहेगा। और बहुत सुंदर विषय है वो, जिसकी चर्चा अपन ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई बार की है, लेकिन अब अपन उसको साक्षात उसका रसास्वादन करेंगे। जो कि कुंद कुंदाचार्य की एक सर्व प्रसिद्ध बहुप्रसिद्ध रचना है, और जिसके कारण जिसको पढ़ करके कांजी स्वामी जैसे व्यक्ति श्वेतांबर महंत से हट करके और दिगंबर बने, के साथ 3.5 लाख और दूसरे गुजराती भाई भी श्वेतांबर से दिगंबर बने। तो कैसा होगा वो समय सार जिसकी इतनी महिमा है, वो अपन को पढ़ने को मिल रहा है। पहले तो छपाई नहीं होती थी। तो ये अगास्त से प्रकाशित होने वाली प्रति हम लोग पढ़ेंगे। मैं उसका फोटो डाला है, तो जल्दी से जल्दी जिसको मिल जाए वो प्लीज पीडीएफ में डाल। तो अभी अपन शुरू करेंगे इसकी जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी है। देखो कल अपन ने पढ़ा था ये। तथा तुमने प्रत्यक्ष परोक्ष का प्रश्न लिखा, सो भाई जी प्रत्यक्ष परोक्ष तो सम्यक्त के भेद है नहीं। चौथे गुण स्थान में सिद्ध समान शायिक सम्यक्त हो जाता, इसलिए सम्यक्त तो केवल यथार्थ श्रद्धान रूप ही है। हम्म? मति श्रुत वहां पड़ा भाग बराबर। चौथे गुण स्थान में सिद्ध समान क्षायिक सम्यक्त हो जाता है, इसलिए सम्यक्त तो केवल यथार्थ श्रद्धान रूप ही है। वह जीव शुभ अशुभ कार्य करता भी रहता है ना। जो सम्यक दृष्टि हो गया, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती हो गया, वो सम्यक दर्शन तो हो गया उसको, लेकिन जब तक उसने नियम संयम आदि नहीं साधे हैं, विधिवत नहीं लिए हैं, तब तक उसके गृहस्थ पने में होने वाली शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कार्य उसके साथ होते हैं, लेकिन सम्यक उसका बैकग्राउंड में बना रहता है। इसलिए तुमने जो लिखा था कि निश्चय सम्यक प्रत्यक्ष है और व्यवहार सम्यक परोक्ष है, सो ऐसा नहीं। सम्यक्त के तो तीन भेद हैं। वहाँ उपशम सम्यक और क्षायिक सम्यक्त तो निर्मल हैं,
क्योंकि वे मिथ्यात्व के उदय से रहित हैं, और क्षयोपम सम्यक्त समल है, क्योंकि सम्यक्त मोहिनी के उदय से सहित है। परंतु इस सम्यक्त में प्रत्यक्ष परोक्ष के कोई भेद तो नहीं है ना। ये हमारे लिए भी एक क्लियर कट एक मैसेज है कि सम्यक्त जो है वो सर्व प्रकार से, हाँ, डायरेक्ट ही होता है, उसमें परोक्ष की कोई बात नहीं है। तो श्रद्धान है ना, जैसे मुझे किसी के प्रति श्रद्धा हो गई तो उसमें प्रत्यक्ष परोक्ष क्या करेगा, वो तो सीधा सीधा ही है। न्यायिक सम्यक्ति के शुभ अशुभ रूप प्रवर्तते हुए व स्वानुभव रूप प्रवर्तते हुए सम्यक्त गुण तो समान ही है, इसलिए सम्यक्त के तो प्रत्यक्ष परोक्ष भेद नहीं मान। उन्होंने बोला चाहे वो क्षायोग सम्यक सम्यक दृष्टि हो, औपसम्यक सम्यक दृष्टि हो, या क्षायिक सम्यक दृष्टि हो, सभी सम्यक दृष्टियों का जो श्रद्धान है वो एक ही प्रकार का होता है। उसमें प्रत्यक्ष परोक्ष क्या करेगा। किसी के अंदर किसी के प्रति आपको श्रद्धा हुई, तो वो श्रद्धा आप कहीं भी चले जाओ, वो व्यक्ति कहीं भी चला जाए, आपको उसके प्रति श्रद्धा है ना। उसमें प्रत्यक्ष परोक्ष क्या रहा है, क्योंकि श्रद्धा तो मूल में है, हमारे मस्तिष्क में है, हमारे मन में है। तथा प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद हैं, है ना। प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण प्रमाण के भेद हैं। सो प्रमाण सम्यक ज्ञान है। अपन बोलते हैं कि साहब आपको इस बात को सही देखना है अगर, तो किसी सम्यक ज्ञानी से पूछो, अवधि ज्ञानी से पूछो, माने पर्याय ज्ञानी से पूछो, या केवल ज्ञानी से पूछो। क्यों, क्योंकि ये ज्ञान प्रमाण है। अगर जो कोई वो बताएगा तो उसने का मतलब ये कि वो प्रामाणिक होगा। तो बोल रहे हैं प्रमाण श्रद्धा में नहीं, श्रद्धा तो एक जैसी है, ज्ञान में सम्यक ज्ञान है सो प्रमाण है। इसलिए मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो परोक्ष प्रमाण है। अवधि मने पर्याय केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण कहा है, हालांकि प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमाण एक्चुअल प्रत्यक्ष प्रमाण तो सिर्फ केवल ज्ञान है, बाकी सब आंशिक प्रत्यक्ष ज्ञान। अवधि के मने पर्याय और अवधि और मने पर्याय जो है आंशिक प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान सब तरह से प्रत्यक्ष है। जो ज्ञान में अपने विषय को निर्मलता रूप जो ज्ञान अपने विषय को निर्मलता रूप स्पष्टतया भली भांति जाने, सो तो प्रत्यक्ष है। और जो स्पष्ट भली भांति ना जाने, सो परोक्ष है। वहां मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के विषय तो बहुत हैं, परंतु एक भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकता, इसलिए परोक्ष कहे। और अवधि मने पर्याय ज्ञान के विषय थोड़े हैं, तथापि अपने विषय को स्पष्ट भली भांति जानता है, इसलिए एक देश प्रत्यक्ष है। और केवल ज्ञान सर्वज्ञ को आप स्पष्ट जानता है, इसलिए सर्व प्रत्यक्ष है। देखो ये चार ज्ञान मैं आपको बताऊं किस तरह के हैं। ये बोल रहे हैं कि प्रत्यक्ष किसको बोलते हैं, जो ज्ञान अपने विषय को निर्मलता रूप स्पष्टतया भली भांति जाने, सो प्रत्यक्ष। मैं सामने देख रहा हूँ साहब, मैंने सामने देखा, प्रत्यक्ष देखा उस व्यक्ति को, अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से उसकी वाणी सुनी, तो ये सब प्रत्यक्षता का परिचय है। और आप साहब वो मैंने कहीं से सुना है, मैंने उसे देखा तो नहीं है, और मैं किसी के कहने से मुझे लगता है कि वो ऐसा है, तो ये परोक्ष हुआ। मैं पूरी बात जानता नहीं हूँ, तो इसलिए कहते, ये भी कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण कैसा, इस बहुत सारी बात कहते हैं ना। तो देखो क्या बोल रहे हैं, जो ज्ञान अपने विषय को निर्मलता रूप स्पष्टतया भली भांति जाने, सो प्रत्यक्ष। और जो स्पष्ट भली भांति ना जाने, सो परोक्ष। वहां मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के विषय तो बहुत हैं। देखो ये हमारे पास में एक टॉर्च है, वो टॉर्च जो है कैसी है वाली है, अगर वो, क्योंकि वो प्रकाश जो फेंकती तो कैसा फेंकती है, उसका प्रकाश शार्प होता है, तो उसमें फोकस के अंदर में जो जो पदार्थ आते हैं वो तो देखने में आते हैं, लेकिन उसके आसपास जहाँ उसका वो नहीं जा रहा है,
फोकस नहीं जा रहा है, उसके आसपास तो हम देख नहीं पाते। तो कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो फोकस वाले होते हैं, लेकिन उनसे बाकी एरिया कवर नहीं हो रहा। तो कुछ ज्ञान ऐसा है कि हम एक वो लालटेन लेके पहुंच गए, या कोई टेबल लैंप बड़ा वाला जो लेकर के, जिसका प्रकाश इधर उधर फैले, लेकिन वो प्रकाश तो फैल गया सब जगह, लेकिन फोकस्ड कुछ भी नहीं है ना। तो हम उसको वो एकदम स्पष्टता नहीं जान पाते। सब उसने एरिया तो बहुत कवर किया हुआ है। जैसे हमने एक पेट्रोमैक्स पहले चलते थे या लालटेन चलती थी, तो उसका प्रकाश फैल तो बहुत सारी जगह रहा है, लेकिन उस प्रकाश में कोई भी सब्जेक्ट बहुत क्लियर नहीं है, जितना क्लियर जो है आपकी ट्यूब लाइट में या टेबल लैंप की लाइट में या टॉर्च की लाइट में जितना स्पष्ट होता है, वैसा वो फैले हुए प्रकाश में वो पता नहीं लगता। तो बोलते हैं मति ज्ञान कैसा है, वो फैला हुआ प्रकाश है, बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन स्पष्ट एक भी नहीं दिखाई देती। जबकि दूसरे जो ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मने पर्याय ज्ञान है, वो कैसे हैं, टॉर्च जैसे हैं। ये उनकी रोशनी में भले ही एरिया कम कवर होता है, अति शुद्ध ज्ञान की व्यापकता ज्यादा है, लेकिन ये भले ही व्यापकता कम हो, लेकिन उसमें जैसे अवधि ज्ञानी है, वो परमाणु का आखिरी सिरा तक जानता है, देखता है, प्रत्यक्ष देखता है परमाणु को। और आप तो उससे भी नहीं देख सकते क्या, माइक्रोस्कोप से वगैरह से वो देखता है अपने ज्ञान में। तो और जो अवधि ज्ञान का भी विषय थोड़ा ज्यादा व्यापक है कंपेरेटिव टू मने पर्याय ज्ञान। मने पर्याय ज्ञान क्या है, बिल्कुल पतली वाली जो टॉर्च होती है ना, जो जो आंख के जो डॉक्टर हैं वो उसको यूज करते हैं, बिल्कुल फोकस करके एक जगह लगाते। तो जैसे कि अवधि ज्ञान नहीं, थोड़ा सी बड़ी टॉर्च है, उसमें जो है वो थोड़ा एरिया ज्यादा कवर होता है, लेकिन फिर भी उतना फोकस नहीं होता जितना वो बारीक टॉर्च में होता। लेकिन बारीक टॉर्च का क्या लिमिटेशन है कि वो बहुत ज्यादा वस्तुओं को नहीं देख सकता। तो उसी प्रकार से बिल्कुल कम फोकस वाला मति ज्ञान है, मति शुद्ध ज्ञान है। उससे ज्यादा फोकस वाला लेकिन कम एरिया कवर करने वाला अवधि ज्ञान है। और उससे भी ज्यादा शार्प और फोकस वाला है मने पर यह ज्ञान, लेकिन उसका एरिया उससे भी, अवधि से भी छोटा है। तो ये ज्ञान बहुत अच्छे से समझना आप। तो इसलिए अब केवल ज्ञान की बारी आई। तो केवल ज्ञान तो बहुत व्यापक है, वो सर्व को जानता है। इसलिए वही ज्ञान जो है वो केवल ज्ञान बनेगा जिसका दायरा अभी से ही ज्यादा है। अर्थात मेरा जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, जो सम्यक हो गए हैं, अगर तो सम्यक हो करके जो सम्यक मति ज्ञान सम्यक शुद्ध ज्ञान है, वही बड़ा हो करके, डेवलप हो करके केवल ज्ञान में कन्वर्ट होगा। है, ये इसकी समरी है। तो इसलिए बोल रहे हैं। सब अब एक शंका है। हाँ बोलिए। ये जो इसमें अवधि मन पर ज्ञान को, तो फिर एक देश क्यों बोला इन्होंने, एक देश प्रत्यक्ष कहा है इन्होंने, केवल एक प्रत्यक्ष देश नहीं बोला माने, है, फिर एक देश हाँ एक मतलब देश माने आंशिक। आंशिक हो गया, आंशिक हो गया। अवधि मने पर परेगान वो आंशिक की श्रेणी में लाया है, लाया हाँ है। हाँ, आंशिक आंशिक क्यों का कहा है? मतलब क्या है कि जितना आप जान जान रहा है, जान तो प्रत्यक्ष रहा है, लेकिन सब पदार्थों को नहीं जान रहा है, इसलिए आंशिक बोला। समझे ना बात। जैसे जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो नहीं जैसा जान सकते फोकस्ड वे में, अवधि ज्ञान अपने विषय को फोकस्ड में जानता है, लेकिन उतने ही एरिया में जहां वो काम करता है उतना ही जानेगा। केवल ज्ञान जैसा व्यापक नहीं है, सर्व पदार्थों को नहीं जानेगा, अपनी लिमिट में जानेगा, इसलिए उसको आंशिक कहा। वो प्रत्यक्ष ज्ञान है मगर वो लिमिटेड है। लिमिटेड है, और जो बराबर। मन मन पर्य ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, वो परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि उसमें स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। मति ज्ञान और मैंने अगर मति ज्ञान, हाँ, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान। मति और श्रुति ज्ञान, औपत ज्ञान है, मन पर्य ज्ञान है, ये दोनों प्रत्यक्ष ज्ञान है, लिमिटेड है। और केवल ज्ञान जाके पूरा हाँ ब्रॉड हो हाँ, जाता है, सब कुछ उसमें स्पष्ट होता है। केवल ज्ञान में पूरा फोकस भी सारा जहान है, और सभी फोकस्ड है, इसलिए इसलिए वो उसको इसलिए उसको सर्व प्रत्यक्ष बोला है। मतलब मति या शुद्ध ज्ञान में मतलब थोड़ा थोड़ा जानता है, बहुत सारा विषय है और उस सभी विषय का थोड़ा थोड़ा जानकारी है।
पूर्ण स्पष्ट जानकारी नहीं है, इसलिए स्पष्टता नहीं है, इसलिए स्पष्टता नहीं है पूर्ण रूप से। स्पष्ट, जैसे हम और आप है ना, हम और आप हैं, चलो आप बोलोगे हम और आप तो मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि की बात करो, है ना। तो सम्यक दृष्टि की भी बात करते हैं, तो सम्यक ज्ञान जो है, सम्यक ज्ञान की बात चल रही है अभी। ये जो सम्यक ज्ञान है, अर्थात सही मति और सही श्रुत ज्ञान, हमको तो कुमति कुश्रुत ज्ञान है। वो बात कर रहे हैं कि सही वाला मति और श्रुत ज्ञान है, वो भी उसका एरिया तो ज्यादा है, लेकिन वो अवधि के मुकाबले में स्पष्ट रूप से नहीं जान सकता, या मने परे के हिसाब से वो स्पष्ट नहीं जान सकता, केवल ज्ञान के हिसाब से स्पष्ट जैसा वो जानता हम नहीं जान सकते। हल्का हल्का सब जानते हैं साहब, हमने कैसे पढ़ा, बोले सब करसरी नजर से पढ़ लिया। तो वो करसरी वाली बात ही रहती है, मति शुद्ध ज्ञान की लिमिटेशंस हैं, उससे ज्यादा वो व्यापक रूप से नहीं जान सकता। आप बोलोगे नहीं ये साहब कैसे नहीं जान सकता, ये किताब सामने रखी, मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ इसको, इसमें जो कुछ लिखा है उसका ज्ञान को मेरे समझ में आ रहा है। लेकिन वो ज्ञान का अर्थ क्या है कि उसमें जो, मैं बहुत सारी चीजें मेरे लिए उसमें आलम्बन की जरूरत है, मुझे प्रकाश चाहिए, मेरा जो है आंखें ठीक होना चाहिए, प्रकाश वहां से टकरा करके मेरे रेटिना पर आना चाहिए, मस्तिष्क में उसका मैसेज जाना चाहिए। तो बहुत सारा पराधीन ज्ञान है, और उसके बाद भी आपको कुछ दिखेगा, मुझे कुछ दिखेगा, तीसरे आदमी को कुछ दिखाई देगा, जबकि वो है कोई और प्रकार का कोई भी वस्तु। तो ये उसके लिमिटेशंस हैं, ये किसी ने बनाए नहीं, ऐसा ही है। मति शुद्ध ज्ञान में आपका काम तो चलता हुआ दिखाई देगा। अभी जैसे बहुत सारे कीटाणु आपके, लोग बोलते हैं कि आपकी थाली में कितने कीटाणु घूम रहे हैं साहब, भोजन की थाली में, आपकी आंख के आसपास देखो कितने कीटाणु हैं। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो कोई कीटाणु नजर नहीं आ रहा है, भोजन की थाली में होते तो मैं खाता क्या। बोले नहीं, अभी आपने हाथ भी नहीं धोए और आप खाना खाने लगे, देखो कितने कीटाणु लगे हाथ में, बोला, मुझे तो एक भी नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान की उतनी लिमिटेशंस हैं। अगर वो आप बोलोगे साहब मेरे को माइक्रोस्कोप से अगर मैं देखूं तो समझ जाता हूँ, तो बिल्कुल माइक्रोस्कोप से आपकी थोड़ी क्षमता तो बढ़ गई, लेकिन उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है जो माइक्रोस्कोप नहीं पकड़ सकता। तो ये हमारे लिमिटेशंस हैं। चश्मा लगा के हम देख पाते हैं, दूरबीन से हम देख पाते हैं, वो सब मतिशुद्ध ज्ञान में ही थोड़ी बढ़ोतरी हो गई हमारे सामर्थ्य में। लेकिन मतिशुद्ध ज्ञान में वो फोकस बना होगा ही नहीं जैसा अवधि ज्ञान आदि में है। एक्चुअली जैसा आपने बताया था, जी। जो सप्तम गुण स्थान के मुनि होते हैं उनको ही अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान होता है, क्योंकि वो महाव्रत का धारण करते हैं, और उनकी जो एकाग्र जो एकाग्रता है उपयोग लगाने की उतनी हो जाती है कि उनको अवधि ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की क्षमता उनको प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए वो जाके प्रत्यक्ष ज्ञान लिमिटेड एक एक देश को प्रत्यक्ष ज्ञान जो क्वालिफाई किया है वो हाँ, उनको होता जैसे मैंने आपको बताया कि अवधि ज्ञानी इनडायरेक्टली ये जान सकता है कि ये जीव अभी उसकी कौन सी दशा चल रही है, वो अभी मोक्ष जा पाएगा नहीं जा पाएगा, कितने कर्म उसके बाकी हैं, वो कर्मों को देख करके बता सकता है। उसको मने पर यह ज्ञान नहीं है, वो लोगों के भाव नहीं जान रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्टली उन कर्मों की क्या सत्ता है, कौन कौन से कर्म अभी सत्ता में मौजूद हैं, और कितने समय बाद वो कर्म कौन कौन से खाली हो जाने वाले हैं। मान लो किसी को सम्यक दर्शन होना है, तो मन पर ज्ञानी तो उसका अंदर का भेद जान लेगा, इसके भाव क्या चल रहा है। लेकिन अवधि ज्ञानी क्या जानेगा कि इसके कौन कौन से कर्मों की अभी सत्ता है, वो तो जो आ, मूर्तिक जो पदार्थ हैं उनको देख सकता है अवधि ज्ञान। तो वो उसको देख करके अंदाज लगा लेगा कि ये कर्म उसके अभी कौन कौन से बाकी है, वंतक कोड़ा कोड़ी सागर उनकी स्थिति रह गई है, ये रह गई, उससे वो अंदाज लगा लेगा कि सम्यक दर्शन होने वाला है या हो गया है। लेकिन मने पर ज्ञानी तो आपके भावों को भी जानता है, लेकिन वो उसके जैसे एरिया है, जैसे अवधि ज्ञान का जो एरिया है उससे कम एरिया की वस्तुओं के बारे में, जैसे सामने बैठे हुए व्यक्ति के मन में जो चल रहा है, जिनके दृश्य बन रहे हैं, जिनके की इमेजेस बन रही हैं, उनको वो जान लेता है। लेकिन कितने को जो सामने है उसी को जानेगा, जबकि अवधि ज्ञान का विषय तो काफी व्यापक है, कितने क्षेत्र में, कितने दूर का, कौन से भव का, इस ज्ञान। तो वहां गहराई है तो वहां चौड़ाई है, इस तरह के। लेकिन ये तीनों ज्ञानों की अपनी 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 विशेषता है। मधि शुद्ध ज्ञान की विशेषता ये है कि सभी पर्यायों में
समस्त जीवों को किंचित उस मति और शुद्ध ज्ञान का उघाड़ पाया जाता है। ज्ञान का छोपसम सब में रहता है। दूसरी बात ये कि वही मति शुद्ध ज्ञान पहले तो सम्यक होता है और फिर वही डेवलप होकर के केवल ज्ञान में परिवर्तित होता है। तो अवधि ज्ञानी मुनि होते हैं, वो भी उसको लगाते थोड़ी, उसका उपयोग ज्यादा करते नहीं। नहीं तो आप बोलोगे नेमिनाथ भगवान ने, उनके अगर वो लोगों ने बोला कि आपकी शादी के समारोह में के लिए ये जानवरों को बांधा गया पिंजरे में, है, तो उनको नहीं मानो तो वो अवधि ज्ञान से नहीं पूछ सकते थे, पता लगा सकते थे कि किस लिए बांधे, वास्तविक स्थिति क्या है। हाँ, मति श्रुत अवधि तीनों ज्ञान थे ना उनको, तो उन्होंने क्यों पूछा? क्योंकि जो साधु पुरुष हैं, जो उत्कृष्ट पुरुष हैं, जो अपने मोक्ष के मार्ग में निरंतर बढ़ रहे हैं, उनको इन अवधि और मने पर्याय ज्ञान के उपयोग के भी भाव नहीं आते। वो हमेशा ओपन नहीं रहते, वो ज्ञान उनको लगाना पड़ता है। जब मति श्रुत तो हमेशा ओपन है, उनको विशेष तौर से आपको उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, तब वो प्रकट होते हैं। तो उनको क्या करना है, ऐसा बता तो दो। आप अपने लिए नहीं, हमें तो बता दो फलां की तो तिजोरी में कितने रुपए हैं, किस किस लिए बता दे, जिसे कोई राग नहीं, किसी द्वेष नहीं, वो अपने उन ज्ञानों का भी प्रयोग करके अपना उपयोग को इधर उधर भ्रमित करते नहीं। यानी बहुत गौर से समझना, इनके पास में इतने सामर्थ्य हैं, इतनी साधन है, जो तीर्थंकर हैं, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, उनको भी ऐसे भाव नहीं आते कि मैं अपनी इन एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का उपयोग करूं। बहुत अनुपम चीज है ये मार्ग। जिसने इस मार्ग पर चल पड़ा उसके लिए सारी चीजें छूटती चली जाती। एक पिक्चर बनी थी कबीर करके, उसमें ये अन्नू मलिक, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो कबीर बना। वो ऐसा छटपटाता रहता है सारे टाइम कि मुझे आत्मा की खोज करना है, ईश्वर की खोज करना, ईश्वर कहाँ है। वो पागल सा हो जाता, घर बार छोड़ करके एक कुटिया में रहने लगता है, टूटी फूटी पर्ण कुटीर में रहता। और लोगों को मालूम पड़ जाता कि ये व्यक्ति जो है वो सन्मार्गी है, मोक्ष की तलाश में है, ईश्वर की तलाश में है। वो तो ईश्वर पर आने, तो उनके संप्रदाय में ईश्वर की खोज की जाती थी, हमारे आत्मा की खोज। तो वो उस पिक्चर में दिखाया कि उससे मिलने के लिए उनसे बड़े बड़े लोग आते थे। तो एक बार कहीं का जो है बादशाह उस हमसे मिलने आया कबीर कबीर से, और उनसे बोला, वो सब लोग बहुत प्रभावित थे। उनको बोला कि साहब मुझे आपसे कुछ प्राइवेट बात करनी। तो कबीर ने बोला, क्या प्राइवेट बात क्या करनी, संत के लिए क्या प्राइवेट, जो कहना है यही कहो। नहीं नहीं साहब, लोग आप मुझे माफ करिए, मैं आपको एकांत में ले जाके कुछ बात करना चाहता हूं। तो वो अपने झोंपड़ी के आखिरी सिरे में ले गए, बोले हमारा तो यही एकांत है भाई, जिसमें कोई दरवाजे नहीं थे, अब बोलो क्या करना। तो उन्होंने अपने बालों में छुपा के एक बेशकीमती हीरा रखा हुआ था, वो निकाल के उनको भेंट किया, कि साहब आपसे हम बहुत प्रभावित हैं और हम आपको ये देना चाहते हैं। उन्हें बड़ी हंसी आई, तुम इस मिट्टी को, इस पत्थर के लिए तुम मुझे यहाँ लेके आए और एकांत एकांत चिल्ला रहे थे, क्या करना इस पत्थर का, मेरे पास क्यों लाए हो। उनको वास्तव में वो पत्थर जैसा ही दिखाई दिया, एक चमकीला पत्थर। क्यों? क्योंकि अंदर में कोई दुराग्रह नहीं, कोई हठाग्रह नहीं, संसार की समस्त वस्तुएं मिट्टी और पत्थर जैसी ही हैं, मेरे लिए कोई प्रयोजन भूत नहीं। ऐसा भाव, ऐसा विश्वास जिस दिन हमारे जीवन में आ जाएगा, उस दिन हमें दीक्षा लेने जाना नहीं पड़ेगा, यहीं दीक्षित हो जाएंगे। अपने आप ही सब प्रसिद्धि, अपने आप जो भी होना है होता चला जाएगा, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा, जैसा कि भरत चक्रवर्ती का है। कपड़े उतारते उतारते दीक्षित हो गए, केवल ज्ञान हो गया। सोचो कितनी उनकी साधना रही होगी, कितना उनका संस्कार प्रबल रहे होंगे। तो इन बातों को बहुत ध्यान रखो, मनुष्य पर्याय को खाली मत जाने देना।
ये वो रत्न है जिसको प्राप्त करने के बाद वास्तविक तीन रत्नों की प्राप्ति की जाती है। इसलिए एक पल भी मत विसरो, एक पल मत विसरो। है, आओ जम्मू के बीच में। तो देखो अपन आगे बढ़ते हैं। ये हमने समझ समझ लिए कि ये इसमें प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो वास्तविक प्रत्यक्ष ज्ञान, सर्व प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान है। आंशिक प्रत्यक्ष ज्ञान, अवधि ज्ञान माने पर्याय ज्ञान है। मति श्रुत आदि जो है परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि इंद्रियों आदि के और मन के आलम्बन को मिला करके हम किंचित जान पाते हैं। तो इसलिए वो आलम्बन के कारण से और उतनी स्पष्टता उसमें नहीं होती, ये उनका स्वभाव है, इसलिए वो अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहे जाते। अब देखो, तथा प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, एक परमार्थ प्रत्यक्ष, दूसरा साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। वहां अवधि मन है पर्याय और केवल ज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभास रूप है ही, इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्ष है ना। पारमार्थिक क्यों है? वो परम अर्थ को जानते हैं। परम अर्थ को मतलब जो वास्तविक जैसा है वैसा ही उसको समझते हैं। तथा नेत्रादिक से वर्णादिक को जानते हैं, वहां व्यवहार से ऐसा कहते हैं, इसने वर्णादिक प्रत्यक्ष जाने। एक देश निर्मलता भी पाई जाती है, इसलिए इनको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, है ना। परंतु यदि एक वस्तु में अनेक मिश्र वर्ण हैं, वे नेत्र द्वारा भली भांति नहीं ग्रहण किए जाते, इसलिए इसको परमार्थ प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता है ना। एक परमार्थ वाला तो अपन ने समझ लिया कौन सा है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष कौन से बताए? अवधि मनय का पर्याय और केवल ज्ञान, जो स्पष्ट रूप से देख पाते हैं बिना आलंबन के, वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष हैं। उनसे न केवल बाह्य वस्तुएं दिखाई देती हैं, बल्कि अंदर में उनके भाव भी समझ में आते हैं। छह द्रव्य कौन है, कैसे हैं वो द्रव्य, हैं उनका क्या स्वरूप है, ऐसा जानने में भी आता है। तो समस्त प्रकार से इस अर्थ को और उस अर्थ को, परम अर्थ को भी जानने में अवधि ज्ञान माने पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान सक्षम है। तो दूसरी तरह का, इसको कौन सा प्रत्यक्ष बोला? परमार्थ प्रत्यक्ष। और दूसरा है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, इसमें व्यवहारिक शब्द लगा ना, तो ये कौन सा है? अतिश्रुत। उन्होंने कैसे बताया इसमें? नेत्रादिक से वर्णादिक को जानते हैं, वहां व्यवहार से ऐसा कहते हैं कि इसने वर्णादिक प्रत्यक्ष जाने। भाई साहब, मैंने आज इंद्रधनुष देखा, मैंने उसके सातों रंगों को भली प्रकार देखा। अब मैं नहीं समझता कि यहाँ इतने लोग खड़े हैं आंख वाले, इनको किसी को इतना स्पष्ट दिखाई दिया होगा। मैंने सारे चारों सातों रंग उसके गिन लिए, और उसके बाद वो साहब विलोप हो गया, और मैं बड़ा खुश हूँ मैंने प्रत्यक्ष देखा। लेकिन जो प्रत्यक्ष देखता है वो व्यवहारिक है। क्यों व्यवहारिक है? एक तो ये कि आंख आदि जो इंद्रियां हैं जिनका मैंने सहारा लिया, उनके क्षयोक्षम पर, उनकी शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि मैं कितना देख पाया। मन द्वारा उसकी कैसे इमेज बनी, मस्तिष्क पर कैसी इमेज बनी, मन ने उसको कैसा महसूस किया, उस समय मैं नींद में था या अर्ध उन्मीलित आंखों से देखा, मेरी नजर पास की दूर की कैसी थी, और वो वस्तु जो है जहां दिखाई दे रहा था उसमें कितनी लेयर बीच में थी हवा की, बहुत सारी उसके अंदर में बाधाएं रही। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ वो प्रत्यक्ष है, लेकिन वास्तव में प्रत्यक्ष होता नहीं। तो उन्होंने बोला, इसने वर्णाधिक प्रत्यक्ष जाने, एक देश निर्मलता भी पाई जाती है। इसलिए एक देश में निर्मलता का अर्थ क्या है? कि कुछ हद तक उसमें निर्मल रूप से देख भी लिया, इसलिए इनको साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। लेकिन उसको वो क्यों नहीं कहते, परमार्थ प्रत्यक्ष वाला क्यों नहीं कहते? उसके लिए बोल रहे हैं, परंतु यदि एक वस्तु में अनेक मिश्र वर्ण हैं, वे नेत्र द्वारा भली भांति नहीं ग्रहण किए जाते, जैसा मैंने आपको इंद्रधनुष का उदाहरण दिया, इसलिए इसको परमार्थ प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता।
कि भाई साहब मैंने जब देखा इंद्रधनुष तो उसमें सफेद रंग जो है थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट था। किसी ने बोला नहीं, मैंने देखा जब हरा वाला ज्यादा दिख रहा था। किसी ने बोला मुझे तो पीला ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो वही भेद पड़ जाएंगे। तो उसमें बहुत सारी नई विवक्षा आ जाएगी, किसने किस एंगल पर देखा, उसकी आंखें कैसी थी उस समय, उसकी दृष्टि कैसी थी उस समय, नींद में तो नहीं था, कहाँ पे खड़ा हुआ था, कौन से पोर्शन में खड़ा हुआ देख रहा था, कितनी ऊंचाई पर खड़ा था, बहुत सारे। तो बोल रहे हैं कि उस जो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष है उसमें बहुत सारे व्यवधान आते हैं, और उस अपेक्षा से लोग अलग अलग वर्णन करते हैं, मैंने प्रत्यक्ष देखा, अपनी आंखों से देखा, और लेकिन वो सब साम्यवहारिक कथन है। वो उसका जो देखना है वो प्रत्यक्ष देखना परमार्थ प्रत्यक्ष की श्रेणी में नहीं आता। तो इसी बात को थोड़ा सा उन्होंने स्पष्ट किया है, ये आपको डिटेल में मिलेगा तत्वार सूत्र के पहले दूसरे अध्याय। तथा परोक्ष प्रमाण के 5 भेद हैं। परोक्ष प्रमाण कौन सा? जो मेरा मति शुद्ध ज्ञान है, परोक्ष है ना, तो उसके भेद देखो कितने। परोक्ष प्रमाण के 5 भेद हैं: स्मृति ज्ञान, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। देखो, मैं अपने मति शुद्ध ज्ञान का प्रयोग करता हूं ना, तो मेरे जो उस प्रयोग में 5 तरह के भेद हैं। एक बार आप समझ लोगे ना तो इसका भरपूर लाभ आपको मिलेगा। तत्वार सूत्र के जो पहले 2 अध्याय हैं अपन को पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्ट लगते हैं। वो लोग ताज्जुब होता है कि पहले अध्याय तो वो सरल होते हैं, बाद वाले जो है डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन वहां उल्टा है। अगर आपने वो समझ लिया आपने, तो आगे का तो सारा बिल्कुल सरल। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के 5 भेद हैं। देखो, आप खुद ही एंडोर्स करोगे: स्मृति ज्ञान, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। वहां जो पूर्व काल में जो वस्तु जानी थी उसे याद करके जानना, उसे स्मृति कहते हैं। हमारा जो मतिशुद्ध ज्ञान है उसमें मेमोरी, ये सब इनकी मेमोरी बड़ी अच्छी, इनको अभी तक याद है बचपन। और दूसरा आदमी अभी 1-2 मिनट पहले पूछा था, बोला था, और उसी को फिर से बोलेगा, क्या किसके बारे में पूछ रहे हैं आप? हैं? तो वो तुरंत भूल जाता है। तो ये सारा किसका खेल है? स्मृति का। दृष्टांत द्वारा वस्तु का निश्चय किया जाए उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जैसे मैं आपको कोई दृष्टांत दूं, उदाहरण दूं, वो उदाहरण के बल पे आपको वो बात समझ में आ जाए, अच्छा अच्छा इसका मतलब ये। तो ऐसे जानने को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। फिर हेतु के विचार युक्त तो जो ज्ञान है उसे तर्क कहते हैं। तर्क के द्वारा जानना, जैसे वो केबीसी में आते हैं ना बहुत सारे लोग, तो वो क्या करते हैं, 4 ऑप्शन में से उसमें से परीक्षा करते हैं कि साहब ये हो नहीं सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता, वो इसलिए नहीं हो सकता, रहा ये चौथा विकल्प तो यही हो सकता है। ऐसा एलिमिनेशन करते जाते हैं। या कोई आपको तर्क बताए कि साहब वो फला फला आदमी आपका मित्र नहीं है, वो तो आपका शत्रु है। अरे यार, कैसे आप कह रहे हो? तो वो सिद्ध करेगा, फला फला टाइम पे उसने आपको क्या कहा था, और वो उससे आपका नुकसान हुआ। उस जगह पे आप गए थे, वहां उसने ऐसे सलाह दी, उससे आपका नुकसान हुआ। वो आपको उन तर्कों के द्वारा ये सिद्ध कर देगा कि वो आदमी शत्रु है, मित्र नहीं। ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे तर्क आएंगे कि वो ठग है या सच्चा आदमी है। ये अपनी तार्किक बुद्धि से हम उनको परखते हैं, सच्चा झूठा। तो यहाँ क्या कहा, हेतु के विचार मतलब किस हेतु में है, विचार युक्त जो ज्ञान है उसे तर्क कहते हैं। फिर हेतु से साध्य वस्तु का जो ज्ञान उसे अनुमान कहते हैं। मैंने तर्क लगाया, साहब ये यहाँ पर धुआं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ आग होगी। तो धुएं को देख करके मैंने तर्क खड़ा किया कि जहाँ धुआं वहां आग। इसका मतलब कि मैंने उससे अनुमान लगाया कि साहब यहाँ पर ऐसी खुशबू आ रही है, कहीं ना कहीं भोजन जरूर पक रहा है। तो मुझे अनुमान हो गया। लक्षणों को देखकर अनुमान लगाना, इस ज्ञान का नाम अनुमान।
ऐसे पांचों ही भेद हमारे मति शुद्ध ज्ञान के विषय बनते हैं। और एक और रह गया, हेतु से, सॉरी, आगम से जो ज्ञान हो उसे आगम कहते हैं। हमको जो ज्ञान हो रहा है किससे हो रहा है? हाँ? तो आगम को पढ़ करके उनकी जो बारीकियां, उसकी विषय वस्तु जान करके हम ज्ञानवान हो जाते हैं, तो उसे आगम ज्ञान कहते हैं। ऐसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के भेद कहे हैं। ठीक है सर, इसमें किसी को कोई शंका हो पूछ सकते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्या ललित जी, ठीक है, क्लियर है? नहीं, फिर भी आगम बिल्कुल ठीक है। ठीक है। सर, हाँ मेरा सवाल है, हाँ, ये आगम मतलब क्या है कि ये खाली ग्रंथों का इसका वो नहीं है कुछ? आगम शब्द का जो अर्थ आपने लगाया है। देखो ऐसा है जी कि अपना सब्जेक्ट क्या चल रहा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशन है। अपना ग्रंथ ये नहीं चल रहा है कि पृथ्वी में से तेल निकालने निकालने की विधि। तो इसलिए उन्होंने आगम शब्द कहा, नहीं तो ये कह सकते थे कि आपको उसके उससे उस विषय वस्तु को उससे जो रिलेटेड बुक्स है उसमें से ज्ञान मिलेगा, है कि अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है तो फलाने जो है उसकी पढ़ो, उस किताब को पढ़िए, उसमें से आपको फिजिक्स के बारे में पता लगेगा, ऐसा कह सकते थे। यहाँ आगम शब्द इसलिए उपयोग किया, ये समस्त बातें हम जो हमारे प्रयोजनभूत वस्तु हैं उन्हीं की बात की जा रही। नहीं तो आगम की बजाय मैं कहता कि जो दूसरे ज्ञान है और दूसरी वस्तुओं का ज्ञान है, वो पुस्तकों के द्वारा, गूगल के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा, मोबाइल के द्वारा मिलता है। तो वो सारे उपकरण हैं। इसी तरह से आगम भी एक उपकरण है जिसके माध्यम से जीवों को बहुत सारी आगम ज्ञान की प्राप्ति होती टेक्स्ट बुक कह सकते है। टेक्स्ट बुक कह सकते हैं उसे, टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक, हाँ टेक्स्ट बुक कह लो, कोई संबंधित विषय की टेक्स्ट बुक। हाँ क्या बिल्कुल। शास्त्र, ओके, क्या शास्त्र कह सकते हैं इसको? हाँ कह दो। आगम नहीं। देखो उन्होंने जो है आगम एक शब्द जो लाए हैं, आगम एक व्यापक शब्द है, जी उसमें शास्त्र भी आते हैं और उसमें हाँ जो दूसरी किताबें हैं, छोटी मोटी किताबें वो भी हैं, लेकिन उन्होंने आगम शब्द जो उपयोग किया, आगम सिद्धांत से रिलेटेड होता है ना। तो अपन चूंकि उसी धारा में चल रहे हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं, केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं, इसलिए जी उन्होंने बाकी की जो वस्तुएं, जैसे बाबूजी कह रहे हैं टेक्स्ट बुक वगैरह, इन सब की चर्चा नहीं की, सीधा नहीं आगम भाई, शब्द। इस समय हम जो बात कर रहे हैं वो धार्मिक संबंध, धर्म संबंध है तो आगम कहलाएगा। आगम हाँ माने होता है, आगम का मतलब है जो इस समय तो आगम सही है, लेकिन हाँ इसको परमानेंटली आगम नहीं कह सकते, क्योंकि जिस समय हम, अगर मान लीजिए हम, जैसा अभी बताया आपने, तेल 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 निकालने के वाले में अगर हम उस विषय पर डिस्कशन करें, उसका ज्ञान हाँ, करें, तो भाई हाँ, स्मृति ये सबके सबके अर्थ उसी हिसाब से रह करके आगम जो कहलाएगा वो है टेक्स्ट बुक ऑफ दैट 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 टेक्स्ट ऑफ द रेलिवेंट सब्जेक्ट। हाँ, रिलेवेंट सर, राइट राइट यार। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो नहीं, आपकी शंका भी बराबर है कि उन्होंने आगम शब्द का ही क्यों प्रयोग किया, तो उसको हम बता रहे हैं कि चूंकि हमारा जो विषय वस्तु है वो सीधा मोक्ष से रिलेटेड है, इसलिए उन्होंने वो शब्द लेके आए। नहीं तो वो कह सकते थे कि उससे जो जुड़े हुए हैं, विषय से जुड़ी हुई जो पुस्तक आदि हैं, उनकी जानकारी लेना वो पुस्तक ज्ञान कहलाता नहीं, जैसे कहा परोक्ष प्रमाण के 5 भेद बताए इन्होंने। है। आप स्मृति से, पृथ्वी ज्ञान से, तर्क से, अनुमान से और आगम से। सो आगम मतलब ऑथेंटिक शास्त्र कह सकते हैं आप। हाँ हाँ, ऑथेंटिक बुक कह दो, बुक कह दीजिए आप। शास्त्र भी अगर नहीं कहना है, क्योंकि बहुत सारी जो फिजिकल किताबें हैं जिनका धर्म से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन उससे भी हमें ज्ञान मिलता है ना बहुत सारी चीजों का। ये मुनियों की वाणी है, जैसे ओके लरसी। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये भी तो न, ग्रंथ है ना। न ग्रंथ के अलावा जैसे मुनि कोई प्रवचन देते हैं वो भी आगम कहलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुन करके, पढ़ करके, देख कर, जब हम जो है आंख से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, है ना, मुनिराज अगर सामने हमारे खड़ बैठे हुए हैं, टीवी पे अपन देख रहे हैं, तो खाली देखने से तो काम चलेगा नहीं ना। हम सोचेंगे वो वाणी हमारे कान तक पहुंचे, और वो कह रहे हैं कि ये समय सार की गाथा नंबर फला फला है, तो उन्होंने पढ़ा, भले हम डायरेक्ट पढ़े या वो पढ़ के सुना, एक बात ही है।
ठीक है। तो हमारे जो मति शुद्ध ज्ञान है वो व्यापक तो बहुत है, कितनी वेराइटीज हैं उनमें। हम उसी में जो टीवी में हम देख रहे हैं कि कुछ न्यूज आ जाए, तो हमारी पत्नी देख रही है कि क्या क्या बन रहा है, रेसिपी क्या क्या आ रही हैं, क्या क्या बनाया जा सकता है। कुछ कोई कुछ देख रहा है उसमें, कोई अपने ज्ञान की बातें देख रहा है। तो सबके लिए मति शुद्ध ज्ञान का बहुत व्यापक विषय है, जो जिसमें ये 5 तरह की चीजों में समाहित है। बहुत सारे कहते हैं देखो साहब अभी वो उसमें ट्यून बज रही ना, इसका मतलब है केबीसी का अभी टाइम हो गया, या वो ट्यून बज रही साहब उसमें अभी वो फलान फलान चीज आने वाली। तो हम उसके आदी हो जाते हैं, उससे अनुमान लगा लेते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में ये 5 तरह के ज्ञान घटित होते तो अब हैं। एक शंका और हुई थी कि जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो जो भी ज्ञान है वो एकदम स्पष्ट है और सही है, मतलब उसमें कुछ आपको जो भी ज्ञान है वो 100%, मतलब उसमें कोई शंका या उस तरह की कोई चीज नहीं है। हाँ क्योंकि परोक्ष ज्ञान में जो आपका जीव का खुद का इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है, जैसे अगर उसकी स्मृति है, तो उस जीव का स्मृति का क्या कैपेबिलिटी है। तो हो सकता है कि जो पुराने जो संस्मरण उसको स्मृति करके निकाले, तो थोड़ा बहुत हेर फेर हो जाए उसको। तर्क में अगर उसकी तर्क में जो करेगा कोई चीज ज्ञान को, तर्क से कुछ कंक्लूजन लेकर आएगा, हो सकता है करेक्ट कंक्लूजन न लाए और उसका ज्ञान जो है गलत हो। तो परोक्ष ज्ञान में जो है ये कंपोनेंट रहता है कि भी आपका ज्ञान वो गलत भी हो सकता है। जो आप सोच रहे हैं कि अभी जैसे कोई आसमान नीला है, या मतलब कोई कलर है नीला है, और हो सकता है वो आप अपने ज्ञान से समझ नीला, पर एक्चुअल में हरा हो वो, हाँ, ऐसा कह सकते हैं। मैं बिल्कुल कह सकते हैं। ये 5 ही तरह के ज्ञान में रिलेटिविटी है। रिलेटिविटी होने के कारण से ये 5 ही ज्ञान अप्रत्यक्ष हैं, परोक्ष हैं। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आपने कहा कि साहब जहां पर धुआं दिखाई दे रहा है जरूर वहां आग रही होगी। ठीक है, ये हमारा अनुमान है। तो बहुत सारे अनुमान तो ये होते हैं कि 100% वैसे ही होते हैं जैसा कि लगाया गया। अभी किसी ने डॉक्टर ने देखा मुझे बुखार आ रहा है, तो एक डॉक्टर ने बोला कि आपको वायरल है। किसी ने दूसरे ने देखा, उसने बोला नहीं नहीं साहब आपको तो डेंगू हो गया। तीसरे ने देखा नहीं साहब आपको मलेरिया होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सिम्टम जो है वो कॉमन होते हैं, बुखार सब में कॉमन है। तो उनको देख करके वो भ्रमित हो सकते हैं अलग अलग लोग। उन्होंने अपने तर्क से जाना कि चूंकि इसको ये हो रहा है, चूंकि इसको हो रहा है इसलिए मलेरिया। दूसरे ने देखा कि इसके ये लक्षण हो रहा है, ये लक्षण हो रहा है इसलिए इसको डेंगू। तो लक्षणों में जैसे आपने अभी बहुत अच्छा कहा, अनुमान को लगाने में भी हमारी जो सामर्थ्य है, रिलेटिविटी है, उस समय की कंडीशन है, हमारी जो सोच है, कौन से लक्षण पकड़ में आते हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं मौजूद रहते हैं। फिर हम कहते हैं साहब वो डॉक्टर बहुत बढ़िया था, उसने मेरी बीमारी तुरंत पकड़ ली। और उसी डॉक्टर के लिए दूसरा कहेगा मरीज साहब मैं तो उसके बाद 10 बार होके आया, मेरी बीमारी तो नहीं पकड़ी आई। तो जो आपने कहा ना, इसमें जो मैनुअल फैक्टर बहुत ज्यादा रहते हैं, ये 5 प्रकार के ज्ञान, ये एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं होते कि वैसा ही है 100%। जहाँ एब्सोल्युटली हो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो आपने बहुत बढ़िया बात कही, उससे मुझे याद दिलाया। अभी किसी को और शंका हो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। आरपी जन साहब। हाँ सर, चलिए चलिए ठीक आगे बढ़िए। और भी क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो इसके होते ही रहेंगे। है। इट्स तो नॉट देखो नहीं, so satisfactory, but nevertheless. ओके, तो देखो ऐसा हो गया। ये अपन को क्यों समझा रहे हैं ये समझना। ऐसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के भेद कहे हैं। वहां इस स्वानुभव में, वहां इस स्वानुभव दशा में जो आत्मा को जाना जाता है सो श्रुत ज्ञान द्वारा जाना जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, ना अवधि काम आएगा ना मन पर्य ज्ञान काम आएगा। तो हमारे पास जो निधि है वो निधि, वैसे उसी निधि का उपयोग तीर्थंकर आदि भी आखिरी तक करते। जैसे मैंने आपको बताया कि अवधि मत मन में पर्याय जो उनको प्रकट जरूर हो जाता है, लेकिन काम में कौन सा आ रहा है? यही मति शुद्ध ज्ञान, यही केवल ज्ञान बनने वाला है। इसलिए
परेशान मत हो के साहब, मुझे तो अभी तक अवधि ज्ञान हुआ नहीं, नहीं तो मैं भी बता देता लोगों को। कि हमको इस बात की बहुत पड़ी है कि लोग मेरे पास आए, मुझे पूछें, मेरी प्रशंसा करें, मेरे भक्त बन जाए, अरे साहब ये है पक्के अवधि ज्ञानी, उन्होंने पर्याय ज्ञानी साहब, इन्होंने मेरे मन की बात बता दी, क्या करना है उस। जिनको हो जाता है उनको उसकी महिमा नहीं आती, उन्हें तो केवल ज्ञान की लौ लगी रहती। तो अगर मुझे नहीं मिला तो कोई अर्ज नहीं, कैसे कितने ही मुनि ऐसे हैं जो अवधि ज्ञानी नहीं, लेकिन हम मोक्ष जाते हैं कि नहीं। तो जब भी काम आएगा मेरा मति शुद्ध ज्ञान आएगा, तो क्या बोल रहे हैं, वहां इस स्वानुभव दशा में जो आत्मा को जाना जाता है सो श्रुत ज्ञान द्वारा जाना जाता है। श्रुत ज्ञान है वह मति ज्ञान पूर्वक ही है। वे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष कहे हैं, इसलिए यहाँ आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है। हम और आप कैसे जानेंगे। देखो और एक और बात बताऊं कि जो श्रुत ज्ञान में और मति ज्ञान में क्या फर्क है, कोई बताएंगे आप में से। कोई उदाहरण। इंद्रियों के द्वारा जो इंद्रियों के द्वारा जो विशेष ज्ञान होता है वो श्रुत ज्ञान है। हाँ, इंद्रियों के द्वारा विशेष ज्ञान होता है। हाँ, और कोई जो बताएं, मति ज्ञान में और श्रुत ज्ञान में क्या फर्क है, मति ज्ञान किसे कहेंगे। जो इन मति, मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए। मति ज्ञान जो होता है वो इंद्रियों प्रारंभ में के होता है, और उसका जो जिस पर्टिकुलर विशेष जानकारी करने के लिए वो शुद्ध ज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान हर मति ज्ञान तो जैसे आप खड़े हैं और आपको आभास हो रहा है कुछ हुआ, वो मति ज्ञान है। और किस वैसे में हुआ, क्या क्या चीज थी, क्या था, उसके बारे में विशेष विशेष ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं, और सामान्य ज्ञान को मति ज्ञान। बराबर है। इसको कोई उदाहरण दे सकते हैं इसका। कहा तो आप दीजिए। उदाहरण अच्छा, देखो जैसे कोई व्यक्ति है, कोई उसको कान में आवाज आई, तो उसने कहा कि साहब ये आवाज आ रही कहीं से। तो किस चीज की आवाज आ रही, बोले साहब ये तो पता नहीं क्या कुछ आवाज आ रही, बस मैं इतना जानता हूं। तो वो आवाज आना, किसी ने कहा कोई वाद्य यंत्र बज रहा है क्या, बोले साहब ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ साउंड सी लग रही है, डिस्टरबेंस सा लग रहा है, नॉइज आ रही है, तो वो मति ज्ञान। फिर उसने थोड़ा कहा थोड़ा ध्यान से सुनो क्या है, तो उन्होंने ध्यान से लगाया, उनको लगा साहब कि कोई म्यूजिक सा बज रहा है। तो म्यूजिक का बज रहा है, मतलब उस नॉइस का और फर्दर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया कि ये म्यूजिक की नॉइस है, तो किंचित श्रुत ज्ञान हुआ। फिर अगर उसने ये पहले से जाना हुआ है कि ये हारमोनियम की आवाज है, और जैसे ही वो हारमोनियम बजता है वो फौरन पकड़ लेता है कि ये जो आवाज है वो हारमोनियम की है, ये उसकी है, ये गिटार की है, फलाने की है। तो ये जानना कि कुछ आवाज आ रही है या कुछ हो रहा है, वो मति ज्ञान का विषय है। उसमें इंद्रियां विशेष प्रयोग में आती हैं, मन का निमित्त उतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन श्रुत ज्ञान में मन पूर्वक उस विषय को और स्पष्ट रूप से जाना जाता है, पुराने संस्कारों के बल पर, पुराने ज्ञान के बल पर। उन वो घटनाओं की पुनरावृत्ति देखकर वो जीव पता लगा लेता है कि अरे मैंने पहले भी सुना था। वो स्मृति भी आप उसको कह सकते हो, लेकिन यहाँ श्रुत ज्ञान का अर्थ जो है, क्योंकि इन्हीं के भेद है ना स्मृति वगैरह, तो उसमें श्रुत ज्ञान में विशेष प्रकार से मन का सहयोग, मन का प्रयोग तो मति में भी लगता है लेकिन बहुत कम, लेकिन जो श्रुत ज्ञान में उसका मन का पार्ट ज्यादा होता है, और उसके द्वारा विषय को स्पष्ट तौर पर भेद करके जाना जाता है, उसका नाम श्रुत ज्ञान। ठीक है ना। तो वो जो जो छोटे जीव होते हैं उनको उतनी सुदृढ़ता नहीं होती, तो उनको जो है श्रुत ज्ञान जो है होता है, ये जोड़े से ही है, मति और शुद्ध दोनों ही होता है। तो लेकिन ये कह सकते हैं अनक्लासिफाइड क्लासिफाइड, उन अनक्लासिफाइड क्लासिफाइड कह सकते हैं क्या? क्लासीफाइड, अनक्लासिफाइड। अनक्लासिफाइड और क्लासिफाइड, मतलब अनक्लासिफाइड जो हमें पता ही नहीं क्या है, और क्लासिफाइड हमने पता लगा लिया इस संबंध में, कह सकते हाँ, हैं। इसमें जो सुना हुआ विषय है, देखा हुआ विषय है, उसको याद करना उस बेसिस पर, तो वो विशेष जानकारी लेना उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं।
तो उसको आप थोड़ा उस दायरे में ले सकते हैं। अब तो जो अभी आपने 5 ज्ञान का भेद बताए थे ना परोक्ष ज्ञान में, हाँ, तो उन पांच में से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनमें से शुद्ध कौन है मति कौन है? जो नहीं, उसी ये क्या है कॉम्बिनेशन कि में। इसका एक तरह जोड़ा ही होता है, मति और श्रुत एक साथ होते हैं, अलग से होता नहीं कि श्रुत अलग हो जाए मति, खाली क्लासिफाई करने में आता है कि मति द्वारा का अर्थ यह है कि पहले प्रारंभिक इंद्रियों के द्वारा उन वस्तुओं को सामान्य रूप से जाना जाता है। जब उन्हीं उन्हीं वस्तुओं को, उन्हीं बातों को जब विशेष रूप से जाना जाता है तो वो श्रुत ज्ञान का विषय बनता है, और मति और श्रुत दोनों ही एक साथ चलते हैं। ये बात अलग है कि किसी का ज्ञान का क्षोभ क्षम कम हो तो उसको वो बात कम समझ में आती है, लेकिन समझता है सब कुछ। जैसे अब मैं आपको बताऊं, एक इंद्रिय जीव है। एक इंद्रिय जीव को, उसको ये समझ नहीं है कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी बुरी है, अपन ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर उसके पास में कोई चीज लेके जाओ जो गर्म हो ठंडी हो, जो उसके लिए दुखद हो, तो उसके अंग आदि सिकुड़ जाते हैं। या उसका एक ही इंद्रिय शरीर है तो वो सिकुड़ जाता है या फैल जाता है, उसके अंदर भी भय उत्पन्न होता है। इसका मतलब वो संज्ञान तो ले रहा है ना कि ये चीज अच्छी है बुरी है, ठीक है कि नहीं है। तो वो जो संज्ञान लेता है उसमें मति श्रुत ज्ञान का जोड़ा अपनी अपनी पर्याय के अनुसार काम करता है। ठीक है सर। तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। कभी अपन अगर तत्वार सूत्र पढ़ेंगे फिर, तो या कभी 10 लक्षण पर में खूब पढ़ा जाता है जगह जगह, तो आप सुनना ये चैप्टर जहाँ भी आए। तो देखो यहाँ हो गया, अभी मेरे को आत्मा से मतलब है, तुमने लिखा है तथा यहाँ आत्मा को, मैं ऊपर लिखा है वहां इस स्वानुभव दशा में, सॉरी 2 मिनट में और लूंगा आपके। हाँ, ऐसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के भेद कहे हैं। वहां इस स्वानुभव दशा में जो आत्मा को जाना जाता है तो श्रुत ज्ञान द्वारा जाना जाता है। श्रुत ज्ञान है वह मति ज्ञान पूर्वक ही है। वे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष कहे हैं, इसलिए यहाँ आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है। बोले आप क्या बात कर रहे हो, बताओ। मैं आत्मा को जानने निकला हूँ और मेरे पास ज्ञान आपने बोल दिया परोक्ष ज्ञान है, तो कैसे जानूं आत्मा को? तो वो क्या बता रहे हैं, तथा अवधि मने पर्याय का विषय रूपी पदार्थ ही है और केवल ज्ञान छद्मस्त के है नहीं, इसलिए अनुभव में अवधि मने पर्याय केवल द्वारा आत्मा का जानना नहीं होता है। एक लाइन और पढ़ता हूं, तथा वहां आत्मा को स्पष्ट भली भांति नहीं जानता है, इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्षपना तो संभव नहीं। देखो क्या बोला उन्होंने, और एक सिद्ध किया तर्क से। क्या क्या सिद्ध किया? उन्होंने बोला कि ये जो श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान है ये परोक्ष ज्ञान है, और आत्मा का जानना, हम अभी आत्मा का अनुभव कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष कर रहे हैं क्या? हमें दिखाई दे रही है कि आत्मा कैसी है? नहीं। तो हम्म। 100% परोक्ष ज्ञान है। बाकी वस्तुएं तो चलो फिर भी आप कहोगे कि सब दिख जाती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन जो है आत्मा दिखेगी क्या? मूर्ति। तो वो बोल रहे हैं कि वहां आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है। किसके द्वारा? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष कहे हैं और परोक्ष है, और आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है। तथा अवधि मने पर्याय का विषय रूपी पदार्थ ही है। अवधि ज्ञान किसको जानता है? मैंने आपको बताया था, उद्गल आदि को जानता है, जो भी रूपी पदार्थ। मने पर्याय ज्ञान भी ऐसा ही है, इसके व्यक्ति के सामने कुछ विचार उठ रहे हैं, वो विचार जब आकार ले लेते हैं तब वो दिखाई देता है मने पर्याय ज्ञानी को, उसके पहले नहीं जानते। तो दोनों ने रूपी पदार्थों को जाना, तो रूपी पदार्थ को जानना अवधि मने गए पर्याय का विषय हो गया। अब मुझे जानना किसको है? अरूपी पदार्थ को जानना है, आत्मा को जानना है, तो क्या करूं? और केवल ज्ञान छद्मस्त के है नहीं। एक ही टूल है मेरे पास, केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान अभी कहाँ हुआ? और नहीं हुआ तो फिर आत्मा को कैसे जानूं? है, देखो ये तर्क है सारे। इसलिए अनुभव में अवधि मने पर्याय केवल द्वारा
आत्मा का जानना नहीं है अनुभव में। केवल ज्ञान मेरे नहीं है, इसलिए उन्होंने केवल ज्ञान भी लिख दिया है। अवधि ज्ञान मेरे पास है, मन पर्याय ज्ञान भी है, तो उसके द्वारा मैं आत्मा को नहीं जान सकता, क्योंकि आत्मा अरूपी है और ये दोनों ज्ञान रूपी पदार्थ को ही जान सकते हैं। अरूपी को जानने के लिए अब मेरे पास दो ही चीजें हैं, मन पर मतिश्रुत ज्ञान है और केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान मेरे पास है नहीं, और मतिश्रुत ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष है नहीं, वो सिर्फ परोक्ष को ही जानता है। तो क्या करूं, क्या दुविधा आ गई? तो बोल रहे हैं तथा वहां आत्मा को स्पष्ट भली भांति नहीं जानता, इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्षपना तो संभव नहीं। अपन ने पारमार्थिक प्रत्यक्षपने के लिए पहले ही पढ़ लिया ना, कि मैं इंद्रियों आदि के बल से जो जाना जाता है वो प्रत्यक्ष पारमार्थिक प्रत्यक्षपना नहीं है। वहां तो अपन ने क्या पढ़ा था, उसका शब्द साम्यवहारिक प्रत्यक्ष था। तो अब उन्होंने आपको सब तरह से बता दिया, सब तरह से फंसा दिया। क्या करें आचार्य कि भैया केवल ज्ञान तुझे है नहीं जिससे पृथक जान सकता था, और अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान ये दोनों आत्मा को जान नहीं सकते। अब तेरे पास बचा मतिश्रुत ज्ञान, तो वो वैसे भी इनकॉम्पिटेंट है, परोक्ष ज्ञान है। तो अब क्या करोगे? तो उसका उत्तर उन्होंने जो दिया है वो कल मैं आपको, है ना, तब तक आप सोच के देखना कि मेरे पास अब क्या बचा। सब कुछ के लिए तो मना कर दिया उन्होंने कि इससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा। हाँ, तो ये अपन कल तक के लिए इसको, आपने आपने बताया कि जो मति श्रुत ज्ञान है यही इसी का विस्तार होकर केवल ज्ञान बनता है, तो यही होगा ना फिर? नहीं होगा तो सही, मगर वो तर्क से ये सिद्ध कर रहे हैं कि वो अप्रत्यक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, उससे आत्मा का जानपना कैसे होता। अच्छा, ठीक है, ये वो अपन को बताने वाले। ठीक है। ठीक है ना? तो अपन को बहुत निहाल हो जाना चाहिए कि मेरे पास मेरी तरकश में ऐसे तीर हैं जिनके द्वारा मैं लक्ष्य को भेद सकता हूँ। तो कहीं अपने आप को कम मत समझना, पर्याय में से लेकर जाना है, या तो अभी लेकर जाऊंगा या उसको कैरी फॉरवर्ड करूँ, खाली नहीं जाने दूंगा इस पर्याय को। ऐसा संकल्प बनाए रखना, दुख में सुख में कैसा भी शरीर आदि की अवस्थाएं हों, ये संकल्प जरूर रखना कि मैं खाली हाथ नहीं जाऊं। ठीक है साहब, तो अपन इसको कल और अच्छे से चटकारे लेकर के पढ़ेंगे। इसमें जो आनंद छिपा हुआ है वो अभी तो आनंद देगा ही देगा, और भविष्य में भी जब मार्ग पर चल पड़ूंगा तब तो मेरे आनंद का कोई पारावार नहीं। चलिए, समय हो गया, दिनवाणी स्तुति का। नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। क्यों द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको तो पर की छान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको तार वेको यही जिन वाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपू दिन है। जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो। वाणी मस्तक धर्म सदा देते हैं, सदा देते हैं। वाणी माता की जय। जय।